Hello, in this video we are going to learn all the poems in the form of bullet points, its important points and message. The important points will be used for your quick revision. Okay, all the poems of class 10th book First Flight. Keep watching until the end and happy preparations. Chalo. So this is poem number 1. Its name is Dust of Snow. It is written by Robert Frost. It's a winter day. विंटर डे मतलब क्या है कि विंटर का समय है. डस्ट ऑफ स्नो में हमने देखा है दैट देयर इज अ पर्सन हु इज पोएट हिमसेल्फ, जो खुद ही पोएट है, पोएट के बारे में ट्रैवलर. एंड ही वॉज सैड, बहुत उदास था, परेशान था. और सडनली व्हेन ही वॉज गोइंग अंडर द हेमलॉक ट्री, किसी एक हेमलॉक ट्री के नीचे से जब वो जा रहा था तो उसके ऊपर बर्फ गिरी. ऊपर से कौवा उसके ऊपर आकर बैठा और उसके ऊपर से बर्फ गिर गई. एंड द फॉलिंग ऑफ द स्नो फ्लेक्स एंड द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम चेंज्ड हिज मूड. ही वॉज वेरी सैड. यही इसमें लिखा हुआ है. तो पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ते हैं. यू कैन नोट देम डाउन. एक क्विक रिविजन हो जाएगा. इट इज़ अ विंटर्स डे, सर्दियों का समय है. द पोएट वॉज वॉकिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री covered with snowflakes in a gloomy or despairing mood. वो क्या है, डिस्पेयरिंग मूड में. ग्लूमी या डिस्पेयर या डिटेस्ट तो थोड़ा अलग हो जाता है. डिजेक्टेड इन सब का मतलब होता है सैड. तो पोएट सैड मूड में था. ए क्रो अलाइटेड ऑन द हेमलॉक ट्री, एक कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर आकर बैठा. द सडन मूवमेंट ऑफ द क्रो, द मास ऑफ snowflakes fell down upon the poet and he was standing who was standing under the ट्री. जो उस पेड़ के नीचे खड़ा था पोएट, सैड था, उदास था, परेशान था. उसकी जो सैडनेस है वो दूर हो गई. ठीक है. द मास ऑफ द स्नोफ्लेक वॉज सो लाइट, इतना मजेदार एंड फाइन, इतना लाइट एंड फाइन था दैट इट लुक्ड लाइक द डस्ट ऑफ वाइट स्नो. और वो बिल्कुल डस्ट की तरह दिखाई दिया. बिफोर दिस इंसिडेंट दैट पर्टिकुलर डे वॉज नॉट गोइंग टू वेल फॉर हिम. इस एक्ट से पहले जो क्रो आया, उस क्रो के आने से पहले द पोएट वॉज सैड, ही वॉज डिजेक्टेड. आप वर्ड्स लिख सकते हो. क्या क्या वर्ड लिख सकते हो आप? डिजेक्टेड लिख सकते हो, डिसमेड लिख सकते हो, एंड ग्लूमी लिख सकते हो, और सलन. इन सब का मतलब होता है सैड. और एक और माय फेवरेट इज मेलैंकोलिक. The poet was in a melancholic mood. Okay, so melancholy, उसकी सारी melancholy गायब होगी. melancholy मतलब होता है sadness. His melancholy was gone away. He had decided in his mind that day would go waste. उसको लगा कि that day would go waste, कि पूरा दिन बर्बाद होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. However, the fall of snowy flakes on him makes him realize that the whole day has not been wasted, कि पूरा दिन अभी वेस्ट नहीं हुआ है, पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ है. At last this part of the day when he is enjoying the snowflakes has been saved. जो टाइम जब उसके ऊपर snowflakes गिरे, वो समय के बाद वाला सारा टाइम उसका बच गया. And he did not feel sad. तो इस पोएम का मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये है कि the seemingly insignificant things, जो दिखाई देने में बिल्कुल यूजलेस थिंग्स हैं, जो यूजलेस चीज़ें भी हैं, वो भी कभी कभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती हैं. ठीक है. एंड इट हैपेंस जस्ट व्हेन वी चेंज आवर परसेप्शन. जब हम अपना परसेप्शन बदलते हैं. परसेप्शन मतलब नज़रिया. परसेप्शन चेंज होगा तो सब चेंज हो जाएगा. ये थी फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. 1-2 मिनट में क्विक रिविजन हो गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. फायर एंड आइस. अगर इसमें हम ऊपर से देखें, सुपरफिशियली, इफ वी लुक, सुपरफिशियली मतलब क्या होता है? ऊपरी तौर से. If we see this poem superficially, we see that फायर से ये दुनिया बनी है या आइस से बनी, हमें पता है ना. साइंस में ऐसे ही बताते हैं, या तो आग का गोला था धरती, या उसके बाद फिर ये बर्फ का गोला बन गया. बर्फ, आइस, पूरे में आइस आ गई, या फिर सारे में आग, जैसे सूरज है ऐसे आग का गोला था. इन द सेम वे, जैसे ये धरती बनी, जैसे ये दुनिया बनी, इट इज बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस. So, इस पोइट्री के superficially on the surface level we see that the poet is talking about the end of the world, but in reality he is indeed talking about the end of the world, but not in this way.
ही मेटाफोरिकली सेज, मेटाफोरिकली क्या बता रहा है वो, मेटाफोरिकली ही सेज कि जो आग है, जो लोगों के दिलों में जो आग है, किस चीज़ की आग, अनएंडिंग डिज़ायर्स की आग, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स की जो आग है, तो उसमें ये दुनिया सारी जल जाएगी। और दुनिया का जलने का मतलब भी है, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट ह्यूमंस, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड इन द सेम वे यहाँ पर जब आइस की बात आएगी, इन दिस केस ऑल्सो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बाई आइस। बट आइस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, आइस का मतलब है इनडिफरेंस, हेट, हेट एंड इनडिफरेंस से दुनिया खत्म होगी। द वर्ल्ड विल एंड इन इनडिफरेंस, लोगों को एक दूसरे के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया मतलब इंसानियत। द पीपल विल बी हियर, ह्यूमंस विल बी हियर, बट ह्यूमैनिटी विल नॉट बी देयर, ह्यूमैनिटी नहीं होगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी। द पोएट बिलीव्स दैट दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड बाय टू हाईली कंट्रास्टिंग बट पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ठीक है, फायर एंड आइस, दो चीजें हैं, या तो फायर या आइस, ये दोनों हाईली कंट्रास्टिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग है, बहुत ज़्यादा अपोजिट है एक दूसरे में, लेकिन ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स, बोथ दिस एलिमेंट्स हैव पोटेंशियल टू एंड दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं दोनों। ईदर फायर और आइस और बोथ विल बी कॉज ऑफ द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, दोनों चीज़ें कॉज होंगी एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड की। कैसे, क्या, देन द पोएट लिंक्स दीज टू पावरफुल नेचुरल एलिमेंट्स टू ह्यूमन बींग्स एंड देयर इमोशंस। पोएट कनेक्ट करता है उन पावरफुल जो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स है, जो फायर एंड आइस है, उनको लोगों के इमोशन से कनेक्ट कर रहा है पोएट। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट शोज हिज अग्रीमेंट विद दोज हु बिलीव दैट फायर विल कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पहले में तो वो उनके साथ बात कर रहा है, उनको उनके साथ एग्रीमेंट में है, उनको फेवर कर रहा है, जो ये बताते हैं कि दुनिया एंड हो जाएगी फायर में। क्यों? क्योंकि उसको पता है लोगों के जो डिज़ायर्स हैं, जो पैशन है, वो पागलों की तरह हैं उनके अंदर, बिल्कुल पागलों की तरह उनको पूरा करने के लिए घूम रहे हैं। ही लिंक्स द एलिमेंट ऑफ फायर टू ह्यूमन इमोशंस ऑफ डिज़ायर और पैशन। किसके बारे में बात करता है? ह्यूमन इमोशंस ऑफ डिज़ायर एंड पैशन, कि उसमें ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अनकंट्रोल्ड फायर ऑफ पैशन एंड डिजायर मे लीड टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, ये इस दुनिया के एंड की तरफ ले जाएगी। अनकंट्रोल्ड जो पैशन है, अनकंट्रोल्ड पैशन एंड डिजायर, बस एक पागलपन, किसी चीज़ों को चाहने की इच्छा, भाई ये चीज़ मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए बस। ठीक है, देन द पोएट कम्स टू द सेकेंड ऑल्टरनेटिव दैट कैन कॉज द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव है जो इस दुनिया को ख़त्म कर सकता है, वो है आइस। It is the ice which can also cause the end of the world, जो इस दुनिया को एंड कर सकती है। क्यों? In terms of human emotions, ice means hate. फायर का मतलब डिजायर, अनकंट्रोल्ड डिजायर, सिंगल वर्ड तो ये है, बाकी और भी चीजें। फायर का मतलब डिजायर, ग्रीड, ठीक है, एंड आइस का मतलब हेट, कोल्ड रीजनिंग, ठीक है, इनडिफरेंस। Cool and calculated icy reasoning can lead to hate and can be the cause of the end of this world. और this world का मतलब again humanity. He has experienced enough of hate which is born out of icy cold reasoning. और उसको पता है लोगों के बारे में कि जो icy cold reasoning है लोगों के मन में, icy मतलब ठंडी, कोल्ड रीजनिंग का मतलब रीजनिंग नहीं, एक तरह से इनडिफरेंस है, कि अगर कोई इंसान मेरे सामने दुखी होकर आता है, मेरे से हेल्प मांगता है और वो दुखी है, रो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि तू रो यार, मेरे को क्या लेना तेरे दुख से, मेरे पास तेरे लिए मैं तेरी हेल्प भी नहीं कर सकता एंड आई कांट डू एनीथिंग, तू रो पिट जो करना कर। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आई डू नॉट फील द पेन ऑफ दैट पर्सन, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन इन द वर्ल्ड। वन पर्सन विल नॉट बी एबल टू फील द पेन ऑफ अदर्स, दैट इज आइसी कोल्ड फीलिंग्स। In the end, Frost agrees that it doesn't matter whether it is fire or ice. Both can cause the end of this world. Last line में poet ये बोल रहा है कि it doesn't matter. It doesn't matter मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आग से खत्म होगी दुनिया या फायर से खत्म होगी, बट दोनों में ताकत है। Both of these elements of nature have the ability, have potential to end the world. They will become doom, yeah, they will be the reason for doom. आइस और हेट
born out of cold reasoning is quite sufficient for causing the end of the world। और अगर पहली बार में दुनिया ख़त्म नहीं हुई तो जो आइस है यानी कि जो हेट है उसमें ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोम, ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। Leslie Norris is an American poet. He is a male and he talks about the freedom of animals। किसके बारे में पोएम? फ्रीडम के बारे में। That जिस तरह इंसानों को फ्रीडम चाहिए, in the same way he says, he advocates, advocate करना मतलब होता है सपोर्ट करना, he advocates the freedom of animals। A tiger in the zoo, a tiger the denizen of the forest, denizen मतलब रहने वाला, ठीक है, रेजिडेंट बोल सकते हो, जैसे हम रेजिडेंट बोलते हैं ना, ऐसे ही रहने वाला एनिमल। ए टाइगर द एनिमल ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन कन्फाइंड टू अ केज्ड हैबिटेट इन अ जू। जू के अंदर केज्ड हैबिटेट में, हैबिटेट मतलब होता है घर, उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर उसको केज्ड हैबिटेट में रख दिया। ही इज नो मोर फ्री, फ्रीडम नहीं, ही इज नो मोर फ्री, he is no more free to roam about in the forest but walks within the length and breadth of his cage। अपने केज की लेंथ एंड ब्रेथ के अक्रॉस, जैसे ये केज हो गया, मान लेते हैं ये केज हो गया, ठीक है, और ये केज हो गया। इस केज के अंदर टाइगर, तो यहां से टाइगर यहां तक आता है, फिर यहां से यहां आता है, इज जस्ट गोइंग अप एंड डाउन द केज, यहां से वहां, ठीक है, रोमिंग अबाउट द, ही इज जस्ट रोमिंग अबाउट द केज, केज में ही इधर उधर भटक रहा, बट ही इज नॉट एबल टू गो आउट, फ्री नहीं है वो। ही हैज डार्क स्पॉट्स ऑन स्किन, उसकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, which are already visible even from a distance, जो दूर से दिख रहा है ना, शार्प स्ट्रिप्स जो हैं। he is in his quiet rage, देखो यहाँ पर क्वाइट रेज में एक फिगर ऑफ स्पीच आती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, ऑक्सीजन वर्ड से याद कर लेना, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन के अंदर एक होता है एडजेक्टिव और उसके आगे होती है नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे मैं बोलूँ ओनेस्ट, ओनेस्ट थीफ, ऑनेस्ट मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, ईमानदार, एंड थीफ मतलब चोर, तो ऑनेस्ट थीफ। अब अगर थीफ है तो वो ऑनेस्ट नहीं होगा, और ऑनेस्ट है तो थीफ नहीं होगा, ऐसा होता है। तो ऑनेस्ट थीफ अपने आप में दो वर्ड हो गए, उलझ गए एक दूसरे में, तो ऑनेस्ट थीफ ऑक्सीमोरॉन है। क्या है? ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में, देखो क्रोध है तो शांत कैसे होगा। इन हिज क्वाइट रेज ही कंटिन्यूज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज केज, केज्ड हैबिटेट, उस केज वाला जो हैबिटेट है, केज वाला जो घर है उसमें यहाँ वहाँ वो भटक रहा है, यहाँ से वहाँ से वहाँ, एक एंड से दूसरे एंड तक, फिर दूसरे एंड से पहले एंड की तरफ आ रहा है, ठीक है। अप एंड डाउन मतलब एक ही जगह आना जाना, बोलते नहीं भाई तुम और क्या, तुम आजकल घर से अप डाउन कर रहे हो, एक क्वेश्चन सुना होगा ना, हॉस्टल से अप डाउन कर रहे हो, कॉलेज से अप डाउन कर रहे हो, अप डाउन मतलब आना जाना। देयर ही साइलेंटली हाइड्स हिमसेल्फ इन द शैडो एंड रिमेन्स अननोटिस्ड। फिर वहाँ कहीं, ये दूसरा पार्ट आ गया, इसमें क्या है कि वो जंगल में है, कि सपोज वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता, वो अपनी कहीं शेडोज के पीछे, परछाई के पीछे, छाया में कहीं ना कहीं छुप रहा होता, अननोटिस्ड, कि किसी की नज़र में नहीं आ रहा। और फिर सडनली जैसे प्लम्प डेयर उसके पास आता है, वो उसके ऊपर पाउंड सा पाउंड उसके ऊपर जंप करता है, उसे खाता। और जंगल के चारों तरफ जो खेत हैं या फिर जंगल के चारों तरफ जो घर हैं, विलेजेस हैं, उनमें जाकर विलेजेस में लोगों को, विलेजर्स को टेरराइज करता। क्या करता? टेरराइज। He would terrorize the villagers, या he should terrorize the villagers, ऐसा कर रहा होता, ऐसा करता, he would be terrorizing the villagers, लेकिन ऐसा नहीं है। Sliding through the long grass, he moves stealthily, stealthily मतलब होता है चुपचाप। एक और वर्ड आया था ना, एक और चैप्टर में भी आया था, stealthily, चुपचाप, दबे पांव, बिना आवाज करे, टिपटो, एक और वर्ड होता है टिपटो, मतलब ये होता है चुपचाप, चुपचाप जाना, टिपटोड, ठीक है। तो स्टेल्थीली वो जाता है, स्टेल्थीली हमने पढ़ा था कौन से चैप्टर में? अनिल वाले चैप्टर में, अनिल और हरी सिंह। तो हरी सिंह चुपचाप कमरे के अंदर गया, पैसे निकाले, गायब हो गया वहां से। तो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास ही मूव्स स्टेल्थीली टू एम्ब्यूश हिज प्रे, अपने प्रे के ऊपर अटैक करने के लिए वो चुपचाप जाता है। हिज फेवरेट हंट इज प्लम्प डियर, मोटा तगड़ा जो डियर है वो इसका शिकार है, ठीक है, हंट है उसका या उसका प्रे है। Which he can find near the water hole, जो ये वाटर होल के पास चुपचाप वाटर होल के पास ढूंढ सकता है।
Sometimes he comes out of the forest and strays in human settlements. Stray मतलब घूमना, भटकना, जैसे stray dog होता है घूमने वाला कुत्ता, आवारा कुत्ता. So sometimes he comes out of the forest. कभी कभी वो जंगल से बाहर आ जाएगा या बाहर आ जाता. और human settlements जहाँ जो आजू बाजू में, on the periphery of the jungle there are some villages. उन edge of the jungle, जंगल की edge पर, periphery पे, outskirt पे जो लोग रहते हैं human settlements से, वहाँ उन्हें stray करता, मतलब उनके चारों तरफ भटकता. और जब वहां भटकता, देयर ही टेरराइजेस द विलेजर्स बाय ओपनिंग आउट हिज वाइट फैंग्स. फैंग होते हैं बड़े बड़े दांत, बड़े वाले दांत. देखो यहाँ पर मैं इधर बनाता हूँ इसे, यहाँ पर ये ऐसे, ये दांत हो गया, फिर ये, और यहाँ पर ऐसे यहाँ हो जाएगा, ये बड़े, ये फैंग है, ये इसका मुंह हो गया, ये जीभ हो गई. तो ये जो बड़े वाले दांत है इन्हें बोलते हैं फैंग्स. ठीक है. द टाइगर कीप्स अवे टिल नाइट. अच्छा, उसके बाद टेरराइज करता है विलेजर्स को अपने फैंग्स दिखाकर, बड़े वाले दांत दिखाकर, वाइट, अपने लॉन्ग टीथ जिन्हें बोलते हैं, और क्लॉज, पंजे दिखाकर उन्हें टेरराइज करता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज इन द केज. Many visitors come to see him in the zoo, but he doesn't like the stares of the visitors. उसे visitors का घूरना, वहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. He is very sad. And the tiger keeps awake till in the night. आधी रात तक, till late in the night, आधी रात तक जंगल के अंदर वो, अपने जू के अंदर वो जगा हुआ है, वेट कर रहा है. और जो लोग विजिटर्स आ रहे हैं उनका घेरना, उनका देखना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इग्नोर करता है ना. लाइन भी है ना, इग्नोरिंग दी विजिटर्स. वहाँ पर विजिटर नहीं बोलना, उसे विजिटार्स बोलना है, विजिटार्स, क्योंकि उसको राइम करना है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करनी पड़ेगी आपको. He hears the noise of the petrolling car. पेट्रोल की स्पेलिंग देखो, जो गाड़ी में तेल डलता है इसको पेट्रोल ये बोलते हैं, PE होता है, और इस E को OA कर दोगे तो पेट्रोल मतलब हो गया गश्त लगाना. जैसे रात में पुलिस की गाड़ी होती है ना, पुलिस PCR, वो गश्त लगाती है, पेट्रोलिंग कार होती है. So he hears the noise of the patrolling cars moving around the zoo. जू में यहाँ वहाँ पेट्रोलिंग कार्स को वो देखता है घूमती हुई, लेकिन कोई इसको लेना देना नहीं है. He can't free himself, वो अपने आप को फ्री नहीं कर सकता, but keeps on watching the brilliant stars standing behind the bars of his caged habitat. अपने caged habitat में पीछे रहकर चुपचाप उन लोगों को, या फिर रात हो गई तो ऊपर तारों को, brilliant stars को वो देख रहा है, एंड अपने आप को फ्री नहीं कर सकता. उसने ये बात मान ली. ठीक है. तो ये हो गई पोएम नंबर 3. किसके बारे में है, इसकी थीम क्या है, फ्रीडम. ठीक है. फायर एंड आइस की थीम क्या है, एंड ऑफ द वर्ल्ड. इसकी थीम क्या हो गई, इसकी थीम हो गई एक तरह से सिंगल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो ऑप्टिमिज्म हो गई. ऑप्टिमिज्म, कि इंसान को क्या होना है, ऑप्टिमिस्टिक होना है, ऑप्टिमिज्म. ठीक है. सब कुछ बुरा है, सब कुछ नेगेटिव है, आप परेशान हो, बट डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज हार्ट और डोंट लूज होप. Just enjoy your life, think about the positive things around you, change your perception, change with different attitudes, change with look at the things with positive attitude, and you will be happy. Don't be sad and waste your time in life. Next poem हो गई ये, How to Tell Wild Animals. किसने लिखी है, कैरोलिन वेल्स ने. कैरोलिन वेल्स ने लिखी है. इसकी कोई थीम या कोई ऐसा मैसेज इसमें से नहीं निकलेगा. दिस पोएम इज जस्ट ए कॉमेडी इन अ कॉमिक वे, इन वेरी कॉमिक एंड ह्यूमरस वे. इन वेरी कॉमिक एंड ह्यूमरस वे द पोएट टेल्स कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. टेल मतलब है आइडेंटिफाई करना, ये बात याद रखना भाई. टेल का मतलब है बताना. बताना कैसे, पहले आइडेंटिफाई करोगे तब बताओगे. आइडेंटिफाई. The Asiatic lion is a grand and majestic wild beast. 4 चीज़ों के लिए बीस्ट है इसमें. टाइगर के लिए बीस्ट, और एशियाटिक लॉयन, लॉयन के लिए बीस्ट, पेपर्ड, लेपर्ड, लेपर्ड के लिए बीस्ट, एंड एक और है बियर, बियर के लिए बीस्ट. ठीक है. क्या क्या चीज़ें हैं, लॉयन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, एंड लास्ट में है बियर. 4 चीज़ें बीस्ट, बड़े जानवर होते हैं ये. It is found in the jungles of eastern countries of Asia. It roars terribly loud and
इट रोर्स टेरिबली लाउड, बहुत तेज लाउड करता है। इट्स लाउड रोर कैन टेरिफाई यू टू डेथ, आपको इतना ज़्यादा टेरिफाई कर देगा कि आप मर भी सकते हो, इतना भयंकर तरीके से ये दहाड़ता है। द बंगाल टाइगर इज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, बंगाल टाइगर क्या है, नोबल वाइल्ड बीस्ट है, बहुत ही अच्छा सा है। अब देखो नोबल और वाइल्ड, ये देखो ये क्या हो गया, नोबल वाइल्ड बीस्ट, यहाँ पर इसे कोई हम बोल सकते हैं ऑक्सीमोरन बोल सकते हैं। द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज येलो हाइड, हाइड का मतलब है बॉडी, आउटर बॉडी क्या बोलते हैं इसको, कवर या स्किन, हाइड का मतलब स्किन बोल सकते हैं, ठीक है स्किन। तो उसकी जो येलो कलर की पूरी स्किन है, येलो कलर की स्किन जिसके ऊपर बाल हों, तो येलो कलर के एक्चुअल में बाल हो गए, तो पूरी येलो कलर के बालों के ऊपर, बालों की स्किन के ऊपर, खाल के ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं ना, ऐसे 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 लंबी लंबी धारियां जो होती हैं इनको बोलते हैं धारियां, धारी है। ओके, द मोमेंट यू सी हिम, अगर आपको कभी दिख जाए, जैसे ही तुम उसे देखो, ही विल नॉट स्पेयर, स्पेयर मतलब छोड़ेगा नहीं, बट ईट यू एट वंस, तुम्हें छोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें तुरंत खा जाएगा, एट वंस उसी समय, एट वंस मतलब उसी समय। व्हेन यू आर स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोल मतलब होता है भटकना, घूमना, जब तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो फोर्थ आगे की तरफ जंगल में, यू कैन फाइंड अ बीस्ट, तुम्हें एक बीस्ट मिल सकता है, ही इज लेपर्ड, वो जंगल में कौन मिलेगा तुम्हें, लेपर्ड, जिसकी पूरी बॉडी क्या है, हिज हाइड इज पेपर्ड विद स्पॉट्स, उसकी जैसे ये उसकी हाइड है, ये उसकी बॉडी हो गई, ये पूंछ, ये पैर, ओके ये मुंडी, तो उसकी पूरी बॉडी पर क्या है, ऐसे ऐसे डॉट्स हैं, इसी को डॉट्स डॉटेड होना, इसी को पेपर्ड बोला है, पेपर्ड है वो, ठीक है। हिज हाइड इज पेपर्ड विद स्पॉट्स, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम हिम इवन इफ यू क्राई इन पेन, अगर तुम क्राई भी करो, पेन में दुखी भी रहो, तो भी तुम उससे बच नहीं सकते। ही विल कंटिन्यू पाउंसिंग ऑन यू, वो आपके ऊपर पाउंस करना, उछलना, जंप करना, मतलब अटैक करना कंटिन्यू रखेगा, एंड ईट यू टू डेथ, और तुम्हें खा जाएगा, खाता रहेगा तुम्हें, जब तक खाता रहेगा जब तक तुम मर नहीं जाते, ठीक है। ये तो हो गई लेपर्ड के बारे में, लेपर्ड पेपर्ड हो गया, ये हो गया। बंगाल टाइगर है, बीस्ट है। इफ़ यू आर वॉकिंग इन योर यार्ड, अगर आप कभी अपने यार्ड में कहीं घूम रहे हो, यू कैन बी फेस टू फेस विद अ बियर, तुम फेस टू फेस हो सकते हो एक बियर से, हो सकता है कि तुम्हें एक बियर मिले और तुम उसका फेस टू फेस हो जाओ। हिज हग इज नॉट फ्रेंडली, उसका जो हग है, उसका मिलना है, गले लगाना फ्रेंडली नहीं है, खा जाएगा वो तुम्हें। ही मे प्रेस यू सो हार्ड, यहाँ पर हग के लिए क्या वर्ड यूज किया है, केरस, ठीक है, केरस मतलब हग करना। ही मे प्रेस यू सो हार्ड दैट हिज हग मे ब्रिंग यू डेथ, ब्रिंग योर डेथ, वो इतना टाइटली आपको हग करेगा कि शायद आपकी मृत्यु ही हो जाए। एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कांट डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, इन बीस्ट्स ऑफ प्रे में कोई इनएक्सपीरियंस्ड को क्या बोलते हैं, नोविस, कोई जो नोविस है वो क्या हो जाएगा, वो नॉन प्लस हो जाएगा, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज, ए नोविस में नॉन प्लस, एक नोविस जो है नॉन प्लस हो जाएगा, किसे किसे देखने में नॉन प्लस हो जाएगा, वो हाइना को, हाइना HYENA, हाइना, और दूसरा है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल और हाइना को देखकर वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि क्रोकोडाइल क्राई कर रहा है, रो रहा है, और हाइना स्माइल कर रहा है। तो हो सकता है when someone looks at a hyena and he believes or he thinks that he is smiling, he is not going to attack, so he is doing a mistake। अगर उस आदमी को लग रहा है कि हाइना जो है स्माइल कर रहा है सामने और ये अटैक नहीं करेगा, उसको पुचकारने के लिए, सिर पे हाथ फेरने के लिए, जैसे कुत्ते के पास जाते हैं अपन करते हैं, ऐसे अगर तुम उसके पास गए, या कोई नॉन प्लस इंसान, नया सा इंसान, कंफ्यूज्ड इंसान उसके पास गया, पक्का उसकी मृत्यु तय है, खा जाएगा हाइना उसको। या अगर एक क्रोकोडाइल को रोते हुए देख रहे हो और आपको लग रहा है कि वो रो रहा है क्योंकि वो दुखी है, परेशान है, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो भी उसके आंसू झूठे हैं, इसीलिए बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू। ही विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश ए हाइना फ्रॉम ए क्रोकोडाइल, वो एक हाइना और क्रोकोडाइल में ठीक से समझ नहीं पाएगा। डिस्टिंग्विश वाला वर्ड यहाँ पर गलत है, ये सेंटेंस गलत है, डिस्टिंग्विश छोड़ दो। ही विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई हाइना एंड क्रोकोडाइल करेक्टली, ये चीज़ सही आएगी, क्योंकि हाइना है, क्रोकोडाइल है, दोनों अलग हैं। लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम, सबसे डीप फिलॉसफी इस पोएम में लगती है मुझे, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट लॉस एंड गेन्स। इन दिस पोएम वी नो दैट लॉस एंड गेन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। लॉस एंड गेन्स क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। द पोएट सेज कि एक बच्चा है, द बॉय ही वॉज प्लेइंग विद बॉल, एक बॉल के साथ खेल रहा था, सडनली बॉल छूटी उसके हाथ से, यहाँ से ट्यों करके यहाँ जंप करी, फिर ट्यों करके यहाँ जंप करी, और वो कहीं पानी में जाकर गिर गई।
द बॉल फेल डाउन इन वाटर, जो वाटर है, पोर्ट का वाटर है, बंदरगाह, उस पोर्ट में चली गई बॉल। बॉय बिकम सैड, एक लड़का खेल रहा था बॉल से, बॉल चली गई, अब वो उदास हो गया। पोएट वॉज लुकिंग एट इट, पोएट जो है वो उसकी तरफ देख रहा था। अब पोएट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको बॉल खरीद कर ला कर दे दे और उसे खुश कर दे, या फिर वो बच्चे को ऐसा ही पड़ा रहना दे। तो पोएट क्या करता है, ही डज नॉट बाई ए बॉल फॉर हिम, और उसके लिए बॉल खरीद कर ला कर देना नॉट अ बिग डील। इट इज नॉट अ बिग डील फॉर द पोएट टू बाय वन मोर एंड न्यू ball for that boy, but he does not, just because he thinks that the boy must learn the sense of responsibility। क्या सीखना है इसको, sense of responsibility, उसको responsibility सीखनी है। The boy must learn to cope with loss। cope with का मतलब क्या होता है, सहन करना, फेस टू फेस करना, समझना, लॉस को समझना, लॉस से लड़ना, फेस करना। बॉय मस्ट लर्न, द पोएट वांट्स दिस, पोएट यही कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द यंग बॉय लॉस्ट हिज बॉल, यंग बॉय था, बॉल के साथ खेल रहा था, बॉल चली गई। ही वॉज प्लेइंग एंड सॉ द बॉल बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, उसने देखा कि बॉल जो है नीचे चली गई। बच्चा खेल रहा था, बॉल चली गई, उछलती हुई बाउंस करी, ट्यों ट्यों ट्यों, और चली गई। Then in the end the ball fell down into the water and lost forever, और हमेशा हमेशा के लिए चली गई। बॉल के साथ यहाँ पर what does the ball signify? Ball is a symbol of materialistic ball is a symbol of materialistic things। बॉल materialistic things का सिंबल है, बॉल इज अ सिंबल ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स। द बॉय सीज एवरीथिंग हैपनिंग, बच्चा सब कुछ होते हुए देख रहा है बिफोर हिज आइज, बट ही इज हेल्पलेस, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, हेल्पलेस है, वो मजबूर है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही कैन नॉट टेक द बॉल बैक, ही ओनली स्टैंड्स देयर हेल्पलेसली मोर्निंग एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। मोर्न मतलब होता है उदास हो जाना, रोना। बॉल की चली गई और बॉल के जाने के बाद वो रो रहा है कि काश मैं इसे संभाल कर रख पाता, काश ये बॉल मुझे वापस मिल जाए। द लॉस ऑफ द बॉल मे अपीयर टू बी एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट, बॉल का जाना शायद एक ऑर्डिनरी इंसिडेंट हो सकता है। ऑर्डिनरी मतलब सिंपल सा, ये एक बड़ा ही सिंपल सा इंसिडेंट है, लेकिन पोएट को बड़ा स्पेशल लग रहा है कि आज बच्चे की एक बॉल गुम हुई है, कल इसके साथ कुछ और ऐसी घटना होगी, किसी का दूर जाना या किसी का खो जाना, किसी चीज़ का खो जाना, लेकिन उस बच्चे को उस चीज़ से दूर जाना ही यही सीखना है कि व्हेन एनीथिंग गेट्स लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, व्हेन वी लूज एनीथिंग, हाउ डू वी फील एंड हाउ शुड वी फेस दिस मेंटल ट्रबल और मेंटल ट्रॉमा। द लॉस ऑफ बॉल इज सिम्बॉलिक, बॉल का लॉस क्या है, सिम्बॉलिक है। इट हैज़ अ डीपर मीनिंग, बड़ा ही गहरा मीनिंग है। सिमिलरली वी कांट कंसोल द बॉयज, एंड सिमिलरली हम उस बॉय को कंसोल नहीं कर सकते। द बॉय दैट ही कैन हैव अनदर बॉल, कि भाई हम उसको ये नहीं बोल सकते कि यू कैन हैव अनदर बॉल, तुम्हें एक और बॉल मिल सकती है। वी कैन नॉट से दिस, एक्चुअली ही इज सैड दैट द बॉल ही हैज़ लॉस्ट कांट बी ब्रॉट बैक, कि जो बॉल अभी अभी खोई है वो वापस नहीं लाई जा सकती, बिकॉज द बॉल हैज़ मेमोरीज, द बॉल हैज़ चाइल्डहुड, द बॉल हैज़ यंग डेज। उस बॉल के साथ सब कुछ चला गया, यादें चली गई। द इनोसेंट चाइल्डहुड दैट ही हैज़ लॉस्ट कांट बी रिप्लेस्ड और ब्रॉट बैक विद मनी। पैसे से आप चीज़ों को खरीद कर ला सकते हो, बट मनी कैन नॉट बाई मेमोरीज, मनी कैन नॉट बाई, ये लाइन है इसकी टैग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मनी कैन नॉट बाई, या फिर हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट बाई मेमोरीज विद मनी, मेमोरीज एंड फीलिंग्स, memories and feelings, we cannot buy memories and feelings with money। वेल्थ कांट बाई लाइफ एंड टाइम, देखो वेल्थ से हम लाइफ और टाइम नहीं खरीद सकते। अल्टीमेटली अ चेंज कम्स इन द ग्रीवियस या ग्रीविंग बॉय, ग्रीविंग बॉय मतलब रोते हुए उस बच्चे में, उस उदास बच्चे में जो ग्रीव हो रहा है। देखो ग्रीफ मतलब होता है उदास या उदासी होता है, ग्रीफ मतलब उदासी, लेकिन ग्रीव मतलब होता है उदास होना। ठीक है, ग्रीफ से ग्रीव बन गया। He comes to know that losing is the part of life, उसको ये बात पता चलती है that gain and loss are integral part of life, gain and loss are integral part of life,
Integral means unavoidable. You cannot escape from them. Whatever you have today will be lost tomorrow, and this is sure, this is certain. आपकी आत्मा, आपका शरीर आपका है, आज आपका है, एक समय बाद this body will leave you. Your parents will leave you. Your brother and sister will leave you. Your things that you have today will be lost by you. पुरानी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, lost हो जाएंगी. So we should not be sad over the things we are going to lose, because loss is inevitable. क्या है loss होना? inevitable, निश्चित है, ठीक है. the loss must not break his spirits. ये loss जो है, ये उसकी spirit मतलब होती है यहाँ पर मन, उसके मन को नहीं तोड़ना चाहिए. इस loss से उसका मन नहीं टूटना चाहिए. उसकी जो feelings हैं टूट जाने वाली कि अब तो कुछ भी नहीं बचा ज़िंदगी में, hopes का चकनाचूर होना, ऐसा नहीं होना चाहिए. There are still a lot of things. Amanda. Let's go to the sixth poem, Amanda, by Robin Klein. In this poem, Robin Klein, the poet, wants to tell about a delicate relationship. Delicate, बिल्कुल एकदम नाजुक सा जो relationship है, delicate relationship between parents and children. बच्चों के बारे में, बच्चों का और उनके पेरेंट्स के साथ जो delicate सा relation है, उस delicate relation के बारे में बात करता है. The poet wants to talk that parents must not always be dominating. अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, या फिर आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो डोमिनियरिंग, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग या डोमिनियरिंग होंगे, द चिल्ड्रन विल बिकम सैड. चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे. एंड दे विल स्टार्ट मेकिंग देयर ओन वर्ल्ड इन इमेजिनेशंस. वो अपनी अलग ही दुनिया में जिएंगे. और यही होता है इस पोएम में इस बच्ची के साथ. द गर्ल, शी इज़ परहैप्स अ टीनेजर, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं है, बच्ची है, बट हर मदर ऑलवेज नैग्स एट हर. उसके माँ उसके लिए क्या करती है? नैग करती है. नैग मतलब होता है परेशान, मतलब डांटना फटकारना बोल सकते हैं हम. तो शी ऑलवेज नैग्स हर डॉटर. वो बार बार अपनी मदर को, अपनी जो मदर है वो उस बच्ची को, अमांडा को डांटती रहती है. अमांडा यहाँ पर सिंबल है हर उस बच्चे के लिए, मेटाफोरिकली यूज हुआ है, हर उस बच्चे के लिए जो टीनेजर होता है, ठीक है, जिन्हें पता कुछ नहीं है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं क्या ही पता चल गया, हम बड़े हो गए हैं, हम अपने पेरेंट्स के बराबर हो गए हैं, ठीक है. बट ऑल दिस थिंग इज एन इल्यूजन. वी लर्न थिंग्स ओनली एट आवर एज. ऐसा लगता है हमें ये आ गया वो आ गया, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट. Amanda is constantly controlled and instructed to do one thing or the other. One thing or the other का मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए उसके पेरेंट्स के द्वारा अमांडा इज कॉन्स्टेंटली, मतलब बार बार कंट्रोल की जा रही है कि ऐसे मत बैठो अमांडा, कमर सीधी करके बैठो अमांडा, सीधे बैठो अमांडा, यहाँ देखो अमांडा, अपने बाल सही करो अमांडा, टाइडी अप योर हेयर, टाइडी अप योर रूम, ठीक है, जूते धो, होमवर्क करो, वगैरह वगैरह की चीज़ें, ये मत खाओ वो मत खाओ. एंड अमांडा फील्स वेरी डिप्रेस्ड. शी फील्स सो डिस्पेयर्ड या सो distressed that she starts living in her own life of imagination. वो अपने imagination में खुद जीने लग गई. And she thinks in the first paragraph, first stanza, she thinks कि वो क्या होती, she thinks she might be, या she believes, या she wishes to be an orphan. First में बात करती है she wishes to be a mermaid. mermaid क्या होती है? जल परी होती है, जल परी, आधी मछली आधा इंसान, ठीक है. अमांडा डजंट वांट टू कट दिस रोमांटिक एंड फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ हर्स शॉर्ट. ये उसका जो फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, जो ये वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, इसको वो कम नहीं करना चाहती. एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंटरफेरेंस कर्टेल्स हर फ्रीडम. कर्टेल मतलब है काट लेना है, कम कर देना. कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी बात उसको बताई जा रही है, इससे अमांडा की आज़ादी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, कम हो जाती है. She imagines herself to be a mermaid. सबसे पहले she believes that she must be a mermaid. If she were a mermaid, she would be drifting in the emerald sea. वो emerald sea में बढ़िया से आराम से तैर रही होती है, आराम से वो तैरती है emerald sea में और एंजॉय कर रही होती. But this is not possible. In the second stanza she says if she would be an orphan, कि काश वो एक orphan होती, कोई उसको परेशान नहीं करता, ठीक.
और उसके बाद शी डजंट वांट टू बी डिनाइड चॉकलेट एंड वांट्स टू सिट एंड हैव एग्जैक्टली एज शी वांट। वो चाहती है कि वो चॉकलेट वगैरह खाए और जैसे भी वो बैठे, जैसे भी वो खड़े हुए, वो अपने अकॉर्डिंग खड़े हो। देयर शुड नॉट बी एनीबडी टू इंस्ट्रक्ट हर और नैग हर और इंटरफेयर इन हर डूइंग थिंग्स। ठीक है, वो नहीं चाहती किसी का इंटरफेरेंस हो। ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं चाहती वो। She just wants to live her life according to herself. She would rather indulge in fantasies than clean her room or shoes. वो अपने शूज़ और अपने शूज़ धोने की बजाय, सही करने की बजाय, अपने रूम को क्लीन करने की बजाय वो इंडल्ज इन फैंसीज, अपनी फैंटसीज में खो जाती है। फैंटसीज मतलब वही इमेजिनेशन होता है। She goes in her fantasies. ठीक है, she imagines herself to be Rapunzel living in a tower where there is a reign of peace and tranquility. Reign of peace, शांति ही शांति है। शांति का मतलब शांति का मौजूदगी है या शांति का राज है बोल सकते हैं, जहाँ पर शांति का राज है। ट्रैंक्विलिटी मतलब भी होता है शांति, पीस मतलब भी होता है शांति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, अगेन वन मोर। दिस पोएम ऑल्सो हैव टू परसेप्शंस। दो अलग अलग नजरिए हैं और उसी दो नजरियों से दो क्या है, एक्सप्लेनेशन। दिस पोएम हैज टू एक्सप्लेनेशंस, दो अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। सुपरफिशियल लेवल वी टॉक अबाउट ट्रीज एज नेचुरल रिसोर्सेज, वी नो दैट, एंड इफ द ट्रीज आर नॉट इन जंगल, अगर ट्रीज जंगल में नहीं है, जंगल्स विल बी, दिस फॉरेस्ट्स विल बी सैड, दिस फॉरेस्ट्स विल बी विद नो ब्यूटी, इनके पास कोई ब्यूटी नहीं होगी, कुछ भी बचेगा नहीं जंगलों में। ठीक है, बट द पोएट सेज कि द ट्रीज, अच्छा लोगों ने क्या करा है, पोएट बताता है कि जैसे लोगों ने घरों के अंदर पेड़ों को केज कर लिया है, कैद कर लिया है, जैसे टाइगर कैद था ऐसे ट्रीज। बट ट्रीज आर स्ट्रगलिंग टू मेक देमसेल्व्स फ्री। ट्रीज अपने आप को फ्री करने के लिए स्ट्रगलिंग डे एंड नाइट, लड़ रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। जड़ें जो उनकी हैं, देयर रूट्स आर वर्किंग अंडर द फ्लोर के नीचे टाइल्स में से जड़ें चल रही हैं, मूव कर रही हैं। एंड द पोएटस इज ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ पर भी पोएटस क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। पोएट ऑप्टिमिस्टिक है कि आज नहीं तो कल दिस ट्रीज आर वर्किंग एंड वन डे दे विल बी फ्री फ्रॉम दिस केज, दे विल बी फ्री फ्रॉम द पॉट्स ऑफ द अर्थ इनसाइड अ रूम। जैसे पॉट्स वगैरह में है, उस मिट्टी में, पॉट्स की मिट्टी में, वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे पौधे। The trees are coming out of their artificial glass house, अपने artificial glass house से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। They are moving out into their natural habitat, forest, वो अपने natural habitat में आने की कोशिश कर रहे हैं। The trees are metaphors of nature itself, ट्रीज खुद नेचर के ही मेटाफोर है, नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। विदाउट ट्रीज फॉरेस्ट हैव बिकम एम्प्टी, और बिना ट्री के फॉरेस्ट क्या हो गए, एम्प्टी हो गए हैं। नो ट्रीज आर लेफ्ट इन फॉरेस्ट वेयर बर्ड्स कैन पर्च देमसेल्व्स ऑन देयर टॉप्स। ये एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जो ट्रीज हैं वो जंगल के अंदर कहाँ पर्च करेंगे, जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पर्च करेंगे। व्हेन देयर आर नो ट्रीज हाउ द बर्ड्स विल पर्च ऑन देम। पर्च मतलब होता है बैठना। एंड इन द सेम वे पेड़ों की जो रूट्स हैं, इन देयर रूट जो इंसेक्ट्स रहते हैं, दिस इंसेक्ट्स विल ऑल्सो बी अवे, वो भी वहाँ से हट जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, द इवन इंसेक्ट्स हैव लॉस्ट द प्लेसेस वेयर दे कुड हाइड देमसेल्व्स इन। जो जड़ें थी पेड़ों की, उनकी जड़ों में कुछ इंसेक्ट्स रह जाते हैं, वो इंसेक्ट्स भी नहीं रह सकते अब। द पोएटस इज होपफुल दैट फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है जल्द ही, टुमारो का मतलब एग्जैक्टली टुमारो नहीं है, इसका मतलब है जल्दी ही, इन फ्यूचर। ठीक है, भविष्य में। टू फ्री देमसेल्फ द रूट्स कंटिन्यू वर्किंग ऑल नाइट। अपने आप को फ्री करने के लिए रूट्स जो है सारी रात काम कर रही हैं। दे स्ट्रगल टू कम आउट फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। वरांडा फ्लोर से निकलने के लिए, आज़ाद होने के लिए, दे आर ट्राइंग हार्ड, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल ट्विग्स बिकम टफ एंड ब्रांचेस मूव देयर पोजिशंस अंडर द रूफ। जो ब्रांचेस है अपने रूफ के नीचे दिन रात मेहनत कर रही हैं, धक्का मार रही हैं, कोशिश कर रही हैं। और जो टफ जो ब्रांचेस हैं, बड़ी ब्रांचेस वो धक्का मार रही हैं। जो पत्ते हैं, ट्विग्स वगैरह हैं, वो विंडो ग्लास पे धक्का मार रहे हैं। दे आर अप्लाइंग स्ट्रेन, दे आर ट्राइंग टू गेट फ्री। और अगर कोई पेड़ फ्री हो गया तो वो दरवाजे की तरफ ऐसे चल के जाता है जैसे कि एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। तो द ट्री स्ट्रगलिंग एज इफ दे वर अ न्यूली डिस्चार्ज
patient, as if a newly discharged patient goes to the door of the clinic. जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, वर्ड याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है, न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, एक नया नया ताज़ा ताज़ा जो पेशेंट है जो अभी आज़ाद हुआ है जंगल से, मतलब जंगल मतलब अपने हॉस्पिटल से, वो चाहता है कि सीधा वो घर जाए और वो आधे नशे में है, हाफ डेज्ड, डेज मतलब क्या होता है, नशे में है, नींद में है। किसका नशा है उसको? दवाइयों का नशा है, क्योंकि वो कई दिनों से दवाई ले रहा है, कुछ वैसे ही पागल हो जाते हैं पड़े पड़े हॉस्पिटल में। द पोएट इज सिटिंग इनसाइड बट द स्ट्रगल ऑफ द रूट्स लीव्स एंड ब्रांचेस कंटिन्यूज टू फ्री देमसेल्व्स। वो अपने आप को अभी भी फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। पोएटेस उनको देखती है। लास्ट लाइन में पोएटेस ये भी बताती है, शी डज नॉट मेंशन द स्ट्रगल ऑफ द ट्रीज, वो उनको मेंशन नहीं करती जस्ट बिकॉज शी डज नॉट वांट पीपल टू इंटरफेयर। वो चाहती नहीं कि लोग आए, लोगों को पता चले, वो चाहती है चुपचाप हो जाए जो होना हो। द स्ट्रगलिंग ट्रीज हैव कम आउट ब्रेकिंग द ग्लास हाउस एंड आर मार्चिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट विक्टोरियसली। बिल्कुल आज़ाद होकर पेड़ आखिरकार निकल गए और अब वो विक्टोरियसली मज़े ले रहे हैं, जंगल में चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं जंगल में। सो ट्रीज आर मूविंग, ये भी एक तरह से क्या हो गया, मेटाफर भी हो गया। एंटीथेसिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैक्ट इसमें, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट देते हैं। एक तो उनको पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सोनिफिकेशन हो गया कि ट्रीज चल रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन। और दूसरा हो गया कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई दूसरी, पर्सोनिफिकेशन में लिविंग, नॉन लिविंग को लिविंग बनाते हैं। और एक और फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली, हाइपरबली, हाइपरबोली, हाइपरबली बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पोएम नंबर 8, सबसे छोटी सी बच्ची सी पोएम है, इसका नाम है फॉग। इन दिस पोएट्री द फॉग, द पोएट क्या नाम है, कार्ल सैम्बर, कंपेयर्स फॉग विद अ कैट। जैसे बिल्ली स्टेल्थीली आती है, अगेन स्टेल्थीली मतलब चुपचाप। ही सेज लाइक अ कैट स्टेल्थीली, स्टेल्थीली लाइक अ कैट फॉग कम्स, फॉग आती है। stays for some time and goes away, आती है कुछ समय के लिए, रुकती है और चली जाती है। I'm talking about fog and it comes like a cat, जैसे बिल्ली आती है without being noticed, बिना नोटिस किए वो चुपचाप आती है और चुपचाप चली जाती है। द पोएट गिव्स अ पावरफुल इमेज ऑफ फॉग, यहाँ पर इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इमेजरी वाला वर्ड ज़्यादा आपको बताना है क्योंकि पोएट ने एक इमेज क्रिएट करी है यहाँ पर। यू कैन सी अ कैट, जैसे आपने आंखें बंद करोगे पोएट्री को पढ़ते हुए, यू कैन फील कि एक बिल्ली आई है, बैठ गई है, वो जा रही है, वगैरह वगैरह। द पोएट गिव्स अ पावरफुल इमेज ऑफ फॉग थ्रू अ मेटाफोरिकल कैट, ठीक है, मेटाफोरिकल कैट से वो बराबरी करता है। द फॉग टर्न्स इनटू कैट, ये वाला लाइन फालतू गलत है, इसको छोड़ दो। इसमें लिखा हुआ है कि बिल्ली कैट जो कैट है वो फॉग बन जाती है, फिर फॉग जो है वो कैट बन जाती है, गलत है, ठीक है। फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्प्रेड्स ऑल ओवर, फॉग आती है साइलेंटली चुपचाप, स्टेल्थीली आती है विदाउट मेकिंग एनी साउंड, पूरे एरिया को कवर करती है, क्या क्या जो पोर्ट है उसको कवर कर देती है, सिटी को कवर कर देती है, एंड देन गोज अवे। It comes silently as a cat comes stalking, stalking मतलब होता है चुपचाप पीछा करना किसी का, stalk करना मतलब पीछा करना, चुपचाप चलना। It engulfs everything in it and looks over the harbor and the city, ये harbor लिखा हुआ है, harbor port एक ही चीज़ होता है। harbor और port को कवर करती है थोड़ी देर के लिए और चली जाती है। It continues sitting silently on its haunches like a cat and then moves on, फिर वो चली जाती है, goes away। Let's move to the next, the tale of Custard the Dragon। Most important, सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स, एक लड़की है जिसका नाम है बिलिंडा, ठीक है। फिर उसके बाद एक बिल्ली है, उसका नाम है इंक। फिर एक चूहा है, उसका नाम है ब्लिंक। फिर एक कुत्ता है, उसका नाम है मस्टर्ड। और लास्ट में आता है अपना हीरो, इसका नाम है कस्टर्ड। ये एक ड्रैगन है, अ ड्रैगन कस्टर्ड। तो उसी कस्टर्ड की कहानी है, ये एक बहुत ही बहादुरी की कहानी है। क्या है इसकी बहादुरी में, किस बारे में बात हो रही है? इन दिस पोएम पोएट ऑगडन नैश, क्या नाम है पोएट का? ऑगडन नैश। ही सेज कि बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, दे शो ऑफ, दे शो ऑफ, बट इन टाइम, इन रियलिटी जब मौका पड़ता है, एट द टाइम दे हैव टू शो, दे गो अवे, भाग जाते हैं, दे एस्केप। जब मौका पड़ता है तो भाग जाते हैं।
एक तो ये है, और दूसरी चीज़ है कि वी शुड नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, हमें किसी को भी उसके आउटर अपीयरेंस की वजह से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई इंसान डरा हुआ लग रहा है, डर दिखा रहा है, लेकिन वो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन दिस पोएम, कि ये 3-4 जो जानवर हैं सारे के सारे, इन्हीं जानवरों में एक ड्रैगन है जो बार बार रोता रहता है, ही वॉन्ट्स इट्स सेफ केज, वो अपना सेफ केज मांगता रहता है, पिंजरा, कि मुझे पिंजरा दे दो, मुझे पिंजरे में बंद कर दो, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं कोई मुझे मार देगा तो, वगैरह वगैरह। एंड सडनली ए पायरेट कम्स, और अचानक से एक पायरेट आ जाता है अपने दोनों हाथों में गन्स लेकर, पिस्टल्स लेकर, और अपने मुंह में कटलेस, कटलेस होता है चक्कू, डैगर, ठीक है, कटलेस लेकर। बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद हर पेट्स, बिलिंदा जो अपने पेट्स के साथ एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है। हर पेट्स कंटेन्ड अ ब्लैक, हर पेट कंटेन, पेट्स में कौन कौन है, ब्लैक किटन, ग्रे माउस, इंक, ब्लिंक, नहीं क्या बोल रहा हूँ, अ ब्लैक किटन, इंक, ग्रे माउस, ब्लिंक, येलो डॉग, येलो कलर का डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, एंड अ ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड, ड्रैगन नाम का एक कस्टर्ड है, कस्टर्ड नाम का एक ड्रैगन है। ऑल अदर पेट्स वर कंसिडर्ड शार्प एंड ब्रेव, सारे के सारे जानवर को क्या माना गया है, शार्प माना गया, ब्रेव, ताकतवर माना गया है। ओनली कस्टर्ड वॉज कंसिडर्ड एज ए कावर्ड एंड हु ऑलवेज क्राइड फॉर अ सेफ केज, सिर्फ कस्टर्ड ही कावर्ड है, कस्टर्ड डरपोक है जिसको सेफ केज बार बार चाहिए। बिलिंडा एंड हर पेट्स मॉक्ड कस्टर्ड फॉर हिज टिमिडिटी, टिमिडिटी मतलब डर होता है, डरपोक, टिमिड मतलब जो डरपोक है जिसको डर लग गया, एंड टिमिडिटी मतलब डर। तो जो बिलिंडा है और बाकी एनिमल्स वो इसको छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है। और फिर क्या होता है, सडनली दे सॉ ए पायरेट क्लाइंबिंग अप थ्रू द विंडो, अचानक से वो देखते हैं कि एक पायरेट आ गया, चोर आ गया, एक लुटेरा खिड़की से अंदर घुस गया है। द पायरेट हैड अ पिस्टल इन ईच हैंड्स, उसके पास बंदूक है उसके दोनों हाथों में, एंड डैगर इन द माउथ, और उसके मुंह में क्या है, डैगर, डैगर मतलब खंजर है, चक्कू है, कटलास है, कटलास, ये CUTLASS, कटलास, ठीक है। एंड देन द कस्टर्ड पाउंसेस अपॉन द पायरेट, किल्ड एंड swallowed हिम विद इन नो टाइम, फिर उसने उसको खा लिया और कोई कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बिलिंडा टर्न पेल, बिलिंडा एकदम डर गई, सीइंग द पायरेट एंड क्राइड फॉर हेल्प, बिलिंडा डरी, हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। फिर कस्टर्ड को, मतलब कस्टर्ड भी आ गया वहाँ पर, डॉग जो मस्टर्ड था फ्लेड क्राइंग, वो प्याऊं करके भाग गया, येल्प, एक प्याऊं करके वर्ड है उसको इंग्लिश में येल्प बोला है, येल्प करा, उसने येल्प किया, प्याऊं किया और भाग गया वहाँ से। इंक hid himself and little mouse blink disappeared in mouse hole, वो अपना माउस होल के अंदर घुस गया, डिसअपियर हो गया, वो भी वहाँ से गायब हो गया। कस्टर्ड पाउंस अपॉन द पायरेट, किल्ड एंड swallowed him within no time, उसने बिना टाइम गंवाए तुरंत उसी समय उसको खा लिया उसको। बिलिंडा एम्ब्रेस्ड कस्टर्ड, बिलिंडा ने कस्टर्ड को एम्ब्रेस किया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसको लिक किया। इंक एंड ब्लिंक डांस्ड अराउंड हिम, इंक और ब्लिंक उसके चारों तरफ घूमने लग गए। देन एवरीवन स्टार्टेड ब्रैगिंग अगेन ऑफ हिज ब्रेवरी, फॉरगेटिंग द ब्रेवरी शोन बाय कस्टर्ड, फिर सारे के सारे दोबारा अपनी ब्रेवरी के बारे में फेंकने लगे, ब्रैगिंग करने लगे, अरे हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते, अगर अभी ये होता तो हम ऐसे कर देते। और कस्टर्ड बोलता है कि कस्टर्ड अग्रीड दैट एवरीबडी वॉज ब्रेवर देन हिम, कस्टर्ड बोलता है कि भाई तुम सब बहुत ब्रेव हो, अरे मेरे बस की कुछ नहीं है भैया, मुझे पिंजरा दे दो, यू ऑल आर ब्रेव। बिलिंडा इज स्टिल कंसिडर्ड एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर, बिलिंडा अभी भी क्या है, बियर की एक बैरल ऑफ बियर की तरह बहुत ज़्यादा क्या है, ब्रेव है। ऑल द पेट्स जो भी हैं एक्सेप्ट कस्टर्ड आर कंसिडर्ड शार्प एंड ब्रेव, इन सभी को भी ब्रेव माना गया है। और लास्ट में आते हैं, ओनली कस्टर्ड इज मॉक्ड एट फॉर हिज टिमिडिटी एंड लैक ऑफ करेज, अभी भी कस्टर्ड के ऊपर लोग हंसते हैं कि भाई तेरे बस की तो कोई भी बात नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता, तू तो डरपोक है, टिमिड है, फियरफुल है, टिमिड है, टिमिड मतलब डरपोक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 10th पोएम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलियम बटलर ईट्स ने पोएम लिखी हुई। ईस्ट नहीं है ये, ईट्स है, ईट्स एस बाद में है, ईस्ट नहीं, ईट्स, विलियम बटलर ईट्स, ओके। विलियम बटलर ईट्स अबाउट 50-year-old मैन, he talks about a girl who is 18-year-old, 17 or 18, who is newly young and she wants to go out and find her love, and she says that
कि शी वॉन्ट्स ए लवर, शी वॉन्ट्स समबडी हु लव हर ओनली फॉर हर सेल्फ, नॉट फॉर हर आउटर अपीयरेंस। यही बात है। विलियम बटलर ईट्स बताते हैं दैट पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे विल गेट अट्रैक्टेड, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बट नॉट टूवर्ड्स योर फेस और नॉट टूवर्ड्स योर हार्ट, टूवर्ड्स योर फेस, तुम्हारा चेहरा देखेंगे, टूवर्ड्स योर हेयर, दे विल जस्ट लुक एट द आउटर अपीयरेंस, तुम्हारा धन दौलत पैसा यही सब देखा जाएगा इस दुनिया में। The poem is addressed to a young and beautiful lady named Anne Gregory. Anne Gregory नाम की young lady के बारे में पोएम है। The poet says that no one would love her or love for Anne Gregory for herself alone. कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा, उसे मतलब उसकी स्पिरिट को, उसके मन को, उसकी हार्ट को, उसकी फीलिंग्स को, हार्ट को या फीलिंग को कोई पसंद नहीं करेगा। No one cares for her inner beauty or her nobility or her soul. कोई उसकी सोल को, उसकी नोबिलिटी को पसंद नहीं करेगा। Her outwardly appearance and her yellow hair are the only causes for her attraction. उसका जो outward appearance है, outwardly appearance, जो बाहरी सुंदरता है, only that will be attracted. वही अट्रैक्ट करेगी सभी को। इन द सेकेंड स्टेंजा फिर लेडी बताती है, एन ग्रेगरी बोलती है कि अच्छा मेरे हेयर को पसंद करेंगे सब, मैं अपने हेयर्स को कलर कर लूँगी। क्या कलर कर लूँगी? एन ग्रेगरी हरसेल्फ सेटल्स द इशू। क्या बोलती है? शी सेज दैट शी इज फ्री टू चूज व्हाट कलर शी यूजेस टू डाई हर हेयर, अपने हेयर को कलर करने के लिए। शी कैन डाई हर हेयर ब्राउन और ब्लैक और द कलर ऑफ कैरेट, वो कैरेट कलर कर लेगी। एनी यंग मैन शुड फॉल इन लव विद हर ओनली आफ्टर जजिंग हर मेरिट्स। कोई भी इसको पसंद करेगा सिर्फ उसके मेरिट्स को पसंद करके, तभी उसको पसंद करेगा। हर येलो हेयर और आउटवर्डली अपीयरेंस शुड नॉट मेक एनी यंग मैन टू साइन फॉर हर इन डिस्पेयर। साई फॉर हर इन डिस्पेयर, साई मतलब होता है ऐसे सांस निकालना एकदम से, ओह ऐसे करते हैं ना, ये साई है। सो शी शुड बी लव्ड फॉर हर सेल्फ अलोन। और वो बोलते हैं कि मैं कलर कर लूँगी अगर मेरे गोल्डन जो बाल हैं, मेरे गोल्डन हेयर हैं, मेरे हनी कलर्ड हेयर हैं, अगर ये पसंद आ रहे हैं सभी को तो आई विल चेंज माई हेयर, है ना, मैं हेयर कलर पसंद चेंज कर लूँगी। ठीक है। इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट रिजॉल्व द इशू। इस प्रॉब्लम को पोएट रिजॉल्व करता है। पोएट ये बोलता है कि भाई तुम कुछ भी कर लो। द पोएट कोट्स अ रिलीजियस टेक्स्ट, कि मैंने एक रिलीजियस टेक्स्ट में पढ़ा है, मुझे एक होली मैन ने बताया, होली मैन मतलब एक साधु ने बताया कि रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है। रिलीजियस टेक्स्ट का मतलब होता है बुक, टेक्स्ट का मतलब बुक, जैसे बाइबल वगैरह है, ऐसी किसी बुक में लिखा है और उसमें बोला है ओनली गॉड लव्स अस फॉर हु वी आर। Only God loves us for who we are, and there is no man in this universe, there is no person, no one loves us for our inner self. They just love outer appearance. It is beyond human beings not to be attracted by physical appearance or beauty. उसने बताया कि भाई इंसान की बस की बात नहीं है कि वो मन की चीज़ों को देखकर किसी को पसंद करे और आउटर ब्यूटी को इग्नोर कर दे। उसकी पहुंच सिर्फ आउटर ब्यूटी तक ही है। ह्यूमन बींग्स कैन बी ईजिली स्वेड बाई, स्वे बाई मतलब होता है बहल जाना या बहक जाना। वो सिर्फ आउटर अपीयरेंस है, यानी कि येलो हेयर हो गए या फिर आउटवर्डली अपीयरेंस है, उसी से ही बहल जाते हैं या बहक जाते हैं या फिर पिघल जाते हैं। ओनली गॉड हैज़ द एबिलिटी टू विदस्टैंड द टेम्पटेशंस ऑफ फिजिकल ब्यूटी। सिर्फ गॉड में ही ताकत है जो विदस्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है, देख सकता है टेम्पटेशंस ऑफ फिजिकल ब्यूटी। टेम्पटेशन मतलब क्या होता है? टेम्पटेशन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लालच बोल सकते हो ना, टेम्पटेशन मतलब लालच। सिर्फ बाहर की लालच को सिर्फ गॉड ही इग्नोर कर सकता है, बाकी हर इंसान आउटर अपीयरेंस देखेगा, गेट अट्रैक्टेड, एंड जैसे जैसे वो आउटर अपीयरेंस खत्म होगी एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। मैन विदाउट गॉड स्ट्रेंथ सिंपली कांट लुक बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस। और जो मैन है वो फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा कुछ देख नहीं सकता। सो इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो वन हु लव्स अस फॉर हु वी रियली आर, ओनली गॉड लव्स अस फॉर आवर ट्रू सेल्फ। ठीक है, यही इस पोएम में बताया गया है विलियम बटलर ईट्स के द्वारा। ठीक है, गॉड लव्स अस एंड ही डजंट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, यही सब चीज़ें हैं। सो दिस इज़ योर लास्ट पोएम एंड आई होप आई कंप्लीटेड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो। हैप्पी प्रिपरेशन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and have a good time ahead. Thank you very much.